नमस्कार बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के ऊपर कंप्लीट डिटेल रहेगी, पूरा वन शॉट लेक्चर रहेगा। ये भी प्लांट किंगडम के अंदर ही आता है ब्रायोफाइट्स, जिसको हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एल्गी को कंप्लीट कर लिया था, प्रॉपर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। नीट के पर्पज से जाकर के लेक्चर देख लीजिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ब्रायोफाइट्स के ऊपर रहेगा। क्या रहेगा भाई हमारा आज का टॉपिक? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को और क्या बोलते हैं? द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और किस नाम से इनको जाना जाता है? इनको हम लोग बोलते हैं द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों भाई ऐसा नाम इनको क्यों दिया गया है, क्यों इनको ऐसा कहा जाता है? इसलिए क्योंकि ये वो प्लांट हैं जो रहते तो मिट्टी के अंदर हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंड होते हैं। बिकॉज they live in the soil but depend on water for sexual reproduction। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये पानी पर निर्भर हैं। इस चीज को आप लोग याद रखें। अच्छा पॉइंट है कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनको पानी की जरूरत पड़ती है। ये हमेशा सूखी जगह पर कभी नहीं मिलेंगे, ये हमेशा मिलेंगे जहां पर मॉइस्ट कंडीशन होती है, नमी होती है, जहां पर शेडेड एरिया, छांव वाले एरिया होते हैं, स्पेशली हिली रीजन्स में, पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर नमी होती है और छांव वाले, छायादार वाले जो एरिया होते हैं ना, वहां पर ये मेनली ग्रो करते हैं। तो ये मेनली कहाँ ग्रो करते हैं? मेनली ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडेड एरिया, शेडेड एरिया इन दी हिली रीजन्स। मैं हर एक लाइन को डिकोड कर रहा हूं। पूरा की पूरा जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, इस बात को ध्यान रखना। बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम लोग यहां पर कवर कर रहे हैं। एक एक लाइन को यहां पर हम लोग डिकोड कर रहे हैं, तो आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो मेनली ये कहां पर ग्रो करते हैं? मॉइस्ट और शेडेड एरिया, स्पेशली जो हिली रीजन्स होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पर बेसिकली ये ग्रो करते हैं। इनका इकोलॉजिकल रोल अगर हम देखें वो भी बड़ा अच्छा है। इकोलॉजिकल रोल, क्या इनका इंपॉर्टेंस है? इकोलॉजिकल रोल में, इकोलॉजी में इनका क्या इंपॉर्टेंट है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में। ये बेसिकली ग्रो करते हैं आपके जैसे जो बेयर रॉक्स होते हैं, जो मिट्टी होती है वहां पर, और वहां पर प्लांट सक्सेशन में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन या इन बेयर रॉक्स या फिर सॉइल। तो बेयर रॉक्स और सॉइल के ऊपर प्लांट सक्सेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक इस पॉइंट को भी याद रखना, ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पॉइंट है। बात करें हम लोग इनके प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर की, प्लांट ही है ये भी, ब्रायोफाइट्स क्या है? प्लांट ही तो है, किंगडम प्लांटी का ही पार्ट है। तो इनके स्ट्रक्चर की जरा बात करते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। देखो भाई, इनके अंदर डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो एल्गी से थोड़े अच्छे डिफरेंशिएट हैं। एल्गी तो बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं थे, ये एल्गी से डिफरेंशिएट है। हालांकि टेरिडोफाइट जैसे अच्छे नहीं है, टेरिडोफाइट में प्रॉपर आपको रूट, स्टेम, लीव्स मिल जाएंगी। यहां पर रूट जैसे स्ट्रक्चर है, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली जो ट्रू सेंस में जो रूट होती है, स्टेम होती है, लीफ होती है, वो नहीं है। यानी ट्रू रूट्स, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम ये एब्सेंट है। लेकिन रूट जैसे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, रूट नहीं है, रूट जैसे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। लीफ नहीं है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। स्टेम नहीं है, लेकिन स्टेम जैसे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। एल्गी में तो ये भी नहीं थे कि रूट जैसे, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर एल्गी में मिल जाए, एक आधा किसी एग्जांपल में मिलते थे। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो एल्गी से तो ज्यादा डिफरेंशिएट है, नो डाउट, मोर डिफरेंशिएटेड देन दी
बॉडी ऑफ एल्गी। एल्गी के बॉडी से तो खैर ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, और टेरिडोफाइट्स, इनके आगे जो आएगा अपना टेरिडोफाइट, उनसे बहुत कम डिफरेंशिएटेड है। इनकी जो बॉडी है वो थैलस जैसी होती है। अगर मैं बात करूं इनके फॉर्म की, तो कैसा फॉर्म होता है भाई? इट इज थैलस लाइक। इनकी जो बॉडी है वो कैसी है? इनकी बॉडी है थैलस लाइक, ठीक। और वो थैलस लाइक प्रोस्टेट हो सकती है या फिर इरेक्ट हो सकती है, एंड कैन बी प्रोस्टेट और इरेक्ट, दोनों में से कैसी भी हो सकती है भाई। वो जो थैलस लाइक बॉडी है वो हो सकता है प्रोस्टेट टाइप की हो सकता है वो इरेक्ट टाइप की हो। यहां पर अगर मैं बात करूं अटैचमेंट को लेकर के, कि इनका अटैचमेंट फिर कैसे होता है भाई, इनके पास रूट वगैरह तो है नहीं, लेकिन रूट जैसे स्ट्रक्चर हैं उनसे ही अटैच कर लेते हैं। तो इनका अटैचमेंट कैसे होता है? ये किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं बाय द यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट नहीं है, ध्यान रखना, रूट जैसे स्ट्रक्चर है जिनको बोलते हैं राइजोइड, वो इनके पास पाए जाते हैं। तो ये अटैच्ड होते हैं, कोई भी सबस्ट्रेटम हो जिसके ऊपर ये अटैच हो जाते हैं, अटैच्ड टू दी सबस्ट्रेटम बाय दी रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, रूट जैसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोइड। जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? राइजोइड। तो रूट जैसे स्ट्रक्चर हैं उनसे ये अटैच होते हैं। बॉडी कैसी होती है इनकी? थैलस लाइक होती है। एल्गी से तो ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, क्लियर। तो राइजोइड इनके पास पाए जाते हैं। हालांकि ट्रू ऑर्गन्स की हम बात करें तो ट्रू सही मायने में जो रूट्स, स्टेम, लीव्स जो होती हैं वो इनके अंदर नहीं होते। ट्रू ऑर्गन्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। ट्रू ऑर्गन्स जो है ना वो तो इनके अंदर नहीं है। ट्रू ऑर्गन्स में जैसे मान लीजिए मैं कहूं यहां पर ट्रू रूट्स नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू लीव्स नहीं है। ये ट्रू ऑर्गन इन सेंस देखा जाए तो वो इनके पास नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि रूट जैसे, लीफ जैसे, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर इनके पास होते हैं, बट दे हैव रूट लाइक। रूट नहीं है, रूट जैसे हैं। स्टेम नहीं है, स्टेम जैसे हैं। लीफ नहीं है, लेकिन लीफ जैसे स्ट्रक्चर इसके पास प्रेजेंट होते हैं। जैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताया इनके पास राइजोइड, ये रूट जैसा स्ट्रक्चर है वो इनके पास प्रेजेंट होता है। बात करें इनकी लाइफ साइकिल की, अच्छा थोड़ा सा मैं इनको आपको एक डायग्राम के तौर पर भी दिखा देता हूं। प्रॉपर जो आपका एनसीईआरटी में डायग्राम है ना, वही डायग्राम दिखाऊंगा मैं। ये डायग्राम, अभी हम लोग डायग्राम की प्रॉपर क्लासेस भी लेंगे जिसमें सिर्फ डायग्राम को लेकर के स्टडी करेंगे। तो यहाँ आप देखिए, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम है, आप जाकर के ब्रायोफाइट्स के चैप्टर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर दिखेगा कि इसके अंदर क्या क्या रहता है। इस तरीके की इनकी बॉडी है। जैसे सबसे पहला वाला जो आपको ये दो डायग्राम दिख रहे हैं, इसमें से एक मेल है और एक फीमेल है। एक आपका फीमेल थैलस है और एक मेल थैलस है। कैसे पहचाना सर कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल है? अच्छा पहले ये है कौन सा? ये मर्चेंटिया है। मर्चेंटिया जो कि आपका आता है किसमें? लिवर बॉट में। ये जो सबसे पहले आपको दिख रहा है, अभी लिवर बॉट क्या चीज है अभी आपको समझाएंगे। ये है लिवर बॉट। लिवर बॉट में अगर आप यहां पर देखोगे तो ध्यान से देखो, यहां पर आपको हल्के से हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या? राइजोइड। यहां पर भी देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं राइजोइड। इसके अलावा यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो हल्के छोटे छोटे से कप जैसे स्ट्रक्चर हैं, इनको बोलते हैं हम लोग गैमा कप। क्या बोलते हैं? गैमा कप। यहां पर भी देखो आपको ये मिलेंगे गैमा कप। यहां पर अब देखो इनको कैसे पहचाना कि ये फीमेल है और वो मेल है। इनके ऊपर प्रेजेंट है आर्कीगोनियोफोर। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया इनका, ये आर्कीगोनियोफोर है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये कौन है भाई? ये है फीमेल थैलस। और यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा एंथ्रिडियोफोर, ये मेल के अंदर होता है। तो ये मेल बॉडी है, ये है इसका मेल थैलस। ये क्या है? मेल थैलस, ठीक है। और है क्या? ये लिवर बॉट। लिवर बॉट में भी कौन है? ये लिवर बॉट में भी ये एग्जाम्पल है मर्चेंटिया का। मर्चेंटिया। नीचे अगर आप देखोगे सी नंबर पर, यहां पर आप लेबलिंग भी दे रखी है। ये जो दोनों है वो आपको मॉसिस है। ये कौन है भाई? ये मॉसिस है। लिवर बॉट और मॉसिस ये दो ही टाइप के होते हैं ब्रायोफाइट्स में। मॉसिस में भी अगर हम बात करें तो ये आपका जो दिख रहा है यहां पर, ये वाला जो फोटो आपको दिख रहा है ये है फोनेरिया।
स्पोनेरिया। अब इस स्पोनेरिया में आप देखो प्लांट बॉडी है, मतलब उसकी जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, उसमें आप देखो नीचे वाला ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक, इसमें भी देखो आपको ये रूट जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इन रूट जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं राइजोइड। उसके बाद ये इसकी मेन एक्सिस है, ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर है, लीफ नहीं, ये लीफ जैसे है। यहाँ पर ये सीटा है और ये कैप्सूल है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये स्पोरोफाइटिक बॉडी है इसकी, स्पोरोफाइटिक है। और नीचे वाली जो बॉडी आपको दिख रही है ये गैमीटोफाइटिक है। ठीक है, तो इसकी सेम बॉडी के अंदर स्पोरोफाइटिक और गैमीटोफाइटिक दोनों है। यहां पर ये जो आप देखोगे ये स्फैगनम है, स्फैगनम। स्फैगनम, स्फैगनम काय में आती है? मॉस में आती है। स्फैगनम मॉस इसको हम लोग बोलते हैं। ये स्फैगनम है। क्लियर? इस स्फैगनम के अंदर आपको आर्कीगोनियल ब्रांचेस भी मिल जाएंगी और आपको एंथ्रीडियल ब्रांचेस भी मिल जाएंगी। ये जो आपको ऊपर वाली ब्रांचेस दिख रही हैं ये एंथ्रीडियल ब्रांचेस है। ये नीचे जो आपको ध्यान से देखना, आप बहुत ध्यान से, इस तरीके की जितनी भी ब्रांचेस आपको दिख रही हैं ये आप ध्यान से देखो, ये इस तरीके की जो ब्रांचेस आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये इस तरीके की जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं ये है एंथ्रीडियल, मेल वाली ब्रांचेस हैं आपकी। ये कौन सी ब्रांचेस हैं? ये मेल ब्रांचेस है। इस तरीके की जो ब्रांचेस आपको ज्यादातर वही दिख रही होंगी। और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये ऐसे स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहे होंगे। ये देखो, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर ये इस तरीके के स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो है ये है आर्कीगोनियल ब्रांचेस, जिनको हम लोग बोलेंगे कि ये फीमेल ब्रांचेस है, फीमेल ब्रांचेस है। तो एक तरफ मेल ब्रांचेस, उसी में मेल ब्रांचेस, उसी में फीमेल ब्रांचेस। इस तरीके के इनके स्ट्रक्चर अपन को देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा अपना इसकी लाइफ साइकिल और इसके रिप्रोडक्शन को लेकर के। प्रॉपर बिल्कुल नीट के लिए है, एनसीईआरटी फोकस हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन हम लोग जा रहे हैं। ये देखो लाइफ साइकिल और इसके रिप्रोडक्शन की चर्चा करें। अब देखो इनका जो मेन बॉडी पार्ट होता है वो तो यूजुअली हैप्लॉइड होता है, इस बात को समझना। मेन बॉडी पार्ट, जो मेन बॉडी पार्ट है वो कैसा होता है भाई? इनका हैप्लॉइड होता है, यानी कि एन। ब्रायोफाइट्स की जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड। जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमारी जो मेन बॉडी है वो कैसी है? स्पोरोफाइट। नॉर्मल जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनकी मेन बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइट। इनकी जो मेन बॉडी है वो कैसी है? हैप्लोफाइट है। वो सॉरी, हैप्लोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड है। ठीक है, हैप्लॉइड है। और ये गैमीट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको गैमीटोफाइट भी बोलते हैं। एंड इट प्रोड्यूसेस गैमीट, सो आल्सो कॉल्ड गैमीटोफाइट। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये गैमीटोफाइट है। तो जो उसकी मेन बॉडी होती है, जो हैप्लॉइड होती है, वो गैमीटोफाइट। एक बड़ा सिंपल सा आप मतलब समझिएगा, जहां कहीं भी ये शब्द आपको दिखे गैमीटोफाइट तो आप समझ जाना कि वो हैप्लॉइड की बात कर रहा है। और गैमीटोफाइट उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है, हैप्लॉइड और गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए उसको बोल रहे हैं हम लोग गैमीटोफाइट, इसलिए उसको गैमीटोफाइट कहते हैं। यहां पर हम सबसे पहले बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, प्रॉपर नीट के लिए है ये। नीट फोकस इसके ऊपर अपन लोग करेंगे, कहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भाई, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए तो सेक्स ऑर्गन होंगे, सेक्स ऑर्गन होंगे तो वो गैमीट बनाएंगे, गैमीट का फिर बाद में फ्यूजन होगा। एक मेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए। तो यहां पर सेक्स ऑर्गन बिल्कुल होते हैं। सेक्स ऑर्गन यहां पर कैसे होते हैं? ब्रायोफाइट्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ध्यान रखना। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, इस चीज को ध्यान रखें। अब कौन से होंगे भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए, तो दो यहां पर सेक्स ऑर्गन होते हैं। एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और एक होगा आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें, कॉमन सेंस वाली बात है भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो तो एक मेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, इस पर क्वेश्चन आता है। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम अच्छे से याद कर लेना, एक मिनट। एंथ्रीडियम, ENTE, एंथ्रीडियम।
मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। और ये जो एंथ्रीडियम है वो बनाते हैं मेल गैमीट, और यहां पर मेल गैमीट को बोलते हैं एंथीरोजॉइड्स। ये प्रोड्यूस करेंगे क्या? मेल गैमीट। और ये जो मेल गैमीट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एंथेरिजॉइड्स। और ये एंथ्रीजॉइड्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं लेकिन पानी में मूव कर पाएंगे। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, यानी कि ये कैसे होते हैं? बायफ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? बायफ्लैजिलेटेड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं। एंथ्रीडियम जो होते हैं वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमीट यहाँ पर एंथ्रीडियोजॉइड होते हैं, मतलब मेल गैमीट्स को एंथ्रीडियोजॉइड्स कहा जाता है, एंथीरोजॉइड्स कहा जाता है, या एंथ्रीडियम जो भी है। एंथ्रीडियम तो मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, एंथीरियोजॉइड्स उसके मेल गैमीट हो गए। और उसके जो मेल गैमीट है एंथीरोजॉइड्स, वो आपके मोटाइल होते हैं और बायफ्लैजिलेटेड होते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन की। चलो अब यहां जगह नहीं है, पीछे देख लेते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसको क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं आर्कीगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल रहे थे? मेल सेक्स ऑर्गन को बोला जा रहा था एंथ्रीडियम। इनको बोला जाता है आर्कीगोनियम। ये फ्लास्क शेप के होते हैं। कैसे होते हैं ये? फ्लास्क। याद रखिएगा, इनको क्या बोलते हैं अपन? आर्कीगोनियम बोलते हैं, और फ्लास्क शेप के होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमीट। ये यहां पर प्रोड्यूस करेंगे फीमेल गैमीट, और फीमेल गैमीट यहां पर क्या होगा? एग। केवल एक गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, वो एक एग प्रोड्यूस करते हैं। और सिंगल आ लिख लो, या तो सिंगल लिख लो, सिंगल लिखो डायरेक्ट, सिंगल एग। यहां पर केवल एक अंडा बनता है। आ रही है बात समझ में? फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्कीगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप का होता है, जो कि फीमेल गैमेट यानी कि एग प्रोड्यूस करता है। फिर होता है फर्टिलाइजेशन। अब देखो भाई फर्टिलाइजेशन कैसे होगा यहां पर। अब जैसे मैंने कहा कि ये रहते तो मिट्टी में है, लेकिन सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक भाई यहां पर मान लीजिए एक ब्रायोफाइट ये रहा, एक ये रहा। इधर मान लीजिए एक ब्रायोफाइट, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका क्या? एंथ्रीडियम। ठीक है। इधर ये जो आपको दिख रहा है ये है आर्कीगोनियम। ये है आपका आर्कीगोनियम। तो एक तरफ है एंथ्रीडियम और एक तरफ है आपका आर्कीगोनियम। ठीक। ये आपका क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एक मेल सेक्स ऑर्गन है और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसके पास क्या होगा बाबू? इसके पास अपन को मिलेगा एग। एक ही एग होता है। यहां से क्या प्रोड्यूस होंगे? यहां से प्रोड्यूस होंगे मेल गैमीट, मेल गैमीट्स। और वो मेल गैमीट को हम लोग क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम लोग एंथेरोजॉइड्स। ये एंथेरोजॉइड्स जो मेल गैमीट है वो कैसे हैं? मोटाइल हैं, यानी कि ये मूव कर सकते हैं। यानी कि कैसे हैं? बायफ्लैजिलेटेड होते हैं। ये बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, लेकिन इनको मूवमेंट के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे तो मूव नहीं कर पाएंगे भाई, फ्लैजिला कोई ऐसा थोड़ी ना कि सूखी जगह पे चल के चले जाएं, इनको पानी चाहिए। तो यहां पर ये जो एंथेरोजॉइड्स हैं वो रिलीज होते हैं किस में? पानी के अंदर। पानी नहीं होगा तो आप समझ लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होने वाला। तो ये आपके रिलीज हो जाते हैं वाटर के अंदर। इसका मतलब एक चीज तो जरूरी है कि वाटर इज एसेंशियल। वाटर यहां पर बहुत जरूरी है। मतलब ये ऐसे प्राणी हैं, ऐसे प्लांट हैं जो रहते मिट्टी में हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पानी चाहिए। इसलिए तो बोलते हैं इनको द एम्फीबियंस। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन, एम्फीबियन भी तो यही होते हैं। तो वाटर यहां पर बहुत जरूरी है। अब पानी होगा तभी तो ये मूव करके वहां तक जा पाएंगे। अब ये पानी होगा तो पानी की वजह से, ये फ्लैजिला की वजह से, मतलब फ्लैजिला तभी काम करेंगे जब पानी होगा, तो पानी में ये मूव करेंगे और इस आर्कीगोनियम के कांटेक्ट में आएंगे। तो यहां पर पानी से मूव करेंगे और ये आएंगे इसके कांटेक्ट में। ठीक है, उसके कांटेक्ट में आएंगे। कहां पर? आर्कीगोनियम के कांटेक्ट में आ जाएंगे। यानी कि सबसे पहली स्टेप्स की अगर मैं बात करूं यहां पर,
फर्टिलाइजेशन की अपन बात करें तो सबसे पहले क्या हो गए कि भाई जो आपके एंथेरोजॉइड्स हैं ये आपके रिलीज होते हैं किसमें, वाटर के अंदर। फिर उसके बाद जो अगली स्टेप यहां पर होगी, ये तो पहली स्टेप होगी, अगली स्टेप अब उसके बाद ये दे केम इन कांटेक्ट विद द आर्किगोनियम, उसके बाद वो आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आ जाएंगे और स्टेप थर्ड में फिर क्या होगा, वहां पर उनका फ्यूजन हो जाएगा, वहां पर फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ द एंथ्रीडियम या एंथेरोजॉइड, नॉट एंथ्रीडियम, एंथेरोजॉइड विद द एग, जो एग है उनके साथ उसका जो है वो फ्यूजन हो जाएगा और दोनों का फ्यूजन होकर के यहां पर क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, मेल गैमीट है और एग है, ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो यहां पर बनेगा जायगोट। बस इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं हम लोग क्या, फर्टिलाइजेशन। तो इन सब चीजों के लिए क्या जरूरत चाहिए भाई, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फिर वो एंथेरोजॉइड से वो एग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, आर्किगोनियम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, उसके लिए पानी चाहिए। ठीक, अब यहां पर देखो भाई जायगोट बन गया, अभी एंथेरोजॉइड ये कैसा था, हैप्लॉइड, एग भी कैसा था, हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। अब यहां पर जायगोट बन गया, यानी कि डिप्लॉइड वाली कंडीशन जो है वो आ चुकी है, डिप्लॉइड वाली कंडीशन आ गई, मतलब अब यहां से जो स्टेज बढ़ेगी आगे वो कहलाएगी आपकी स्पोरोफाइट, यानी कि अब यहां पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद वाली चीजें स्टार्ट होंगी। ये फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, अब शुरू होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की जितनी भी स्टेज, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद आप जितनी भी स्टेज होगी उसको बोलेंगे अपन क्या, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट 2n, डिप्लॉइड वाली कंडीशन है। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या थे, वो सब हैप्लॉइड थे, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ डिप्लॉइड जायगोट बन गया, अब डिप्लॉइड हो गया ना, अब स्पोरोफाइट चलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जायगोट फेट, एक चीज होती है जायगोट फेट, जायगोट फेट, ये नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट समझना इसको, जायगोट फेट क्या होता है। यहां पर जायगोट जो होता है वो रिडक्शन डिवीजन में जाता ही नहीं है, मतलब उसमें मियोसिस तुरंत नहीं होता, होगा लेकिन अभी नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा, इस चीज को समझना। जायगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, जायगोट जो है वो रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाएगा, यानी कि हम बोले जो मियोसिस प्रोसेस होती है उसमें तुरंत नहीं जाता है, इमीडिएटली, तुरंत वहां पर वो मियोसिस में नहीं जाएगा। नॉर्मली जायगोट में मियोसिस शुरू हो जाता है, 1 से 4, 4 के बनते धीरे धीरे बनते जाते हैं। यहां पर जायगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होता है, ये यहां पर क्या करेगा, एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा जिसको स्पोरोफाइट बोलेंगे। दे प्रोड्यूसेस मल्टी सेलुलर बॉडी, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। देखो मियोसिस अगर उसने कर दिया तो फिर वापस से हैप्लॉइड बन जाएगा, क्योंकि मियोसिस से हमेशा हैप्लॉइड ही चीजें बनती हैं भाई। मियोसिस में क्या होता है, 1 से 4 बनते हैं और हमेशा हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं, तो मियोसिस नहीं करना है उसको, उसको भी हैप्लॉइड नहीं बनाना है, वो अभी डिप्लॉइड कंडीशन में ही रहेगा। तो यहां पर डिप्लॉइड कंडीशन में ही वो एक मल्टी सेलुलर बॉडी बना देगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, हैप्लॉइड, यानी कि ये उसकी डिप्लॉइड वाली फेज हो गई। क्या हो गई, डिप्लॉइड वाली फेज। अब ये डिप्लॉइड वाली फेज है, इसमें थोड़ा देख लो, इसके नेचर को थोड़ा समझना, नेचर ऑफ द स्पोरोफाइट, इसकी समस्याएं हैं कुछ। समस्या क्या है, एक तो ये फ्री लिविंग नहीं है, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये बेसिकली डिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। कैसा है ये, डिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट फ्री लिविंग, मतलब ये अकेला सरवाइव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसके पास होता ही नहीं है फोटोसिंथेसिस करने के लिए कुछ, क्लोरोफिल ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, यानी कि इसका गैमीटोफाइटिक बॉडी से जुड़ा होना बहुत जरूरी है, कंफर्म है, ये होना ही होना चाहिए। सो इट मस्ट बी अटैच्ड विद द फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट,
यानी कि ये फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट से जरूर जुड़ा होना चाहिए। यानी कि एन जो बॉडी होती है ना, वो इसकी होती है डिपेंडेंट बॉडी, सॉरी इंडिपेंडेंट बॉडी। वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, वो फोटोसिंथेसिस करेगी तो वहीं से न्यूट्रिशन इसको मिलता रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको एक डायग्राम में दिखाया, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, मैं फिर से दिखा देता हूं। इसमें आप ध्यान से देखो, ये जो आपको मॉस दिख रहा है जिसका नाम है फुनेरिया, इसमें आप देखो नीचे वाली जो बॉडी है वो गैमीटोफाइट है। इसी में जो आपको ये पूरा ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है ये स्पोरोफाइट है। ये जाइगोट के डेवलप होने से ही बना है। ये पूरी की पूरी ऊपर की जो बॉडी आपको नजर आ रही है ये कैसी है, डिप्लॉयड है। लेकिन यहां पर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, ये डिपेंडेंट है। कैसी है, ये डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड है, ये डिपेंड करती है गैमीटोफाइट पर। गैमीटोफाइट होता है हैप्लॉइड और ये होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ये खुद से खाना बना सकता है। ये यहां पर गैमीटोफाइट वाला जो पोर्शन है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। यानी कि यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है वो नॉरिशमेंट कहाँ से लेता है, वो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है, ये स्पोरोफाइट जो है वो न्यूट्रिएंट लेता है किससे, गैमीटोफाइट से। यानी कि ये एक डिपेंडेंट स्ट्रक्चर हो गया। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। यानी कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जो स्पोरोफाइट्स हैं वो एक डिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। डिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। ये किस पर डिपेंड है, इट डिपेंड ऑन द फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट। ये एक फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट पर डिपेंड है, यानी कि उससे इसका अटैचमेंट जरूरी है। सो इट मस्ट बी अटैच्ड विद इट, यानी उसका उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और वहीं से ये स्पोरोफाइट जो है वो अपने गैमीटोफाइट, फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट से न्यूट्रिएंट लेता रहेगा। क्लियर। अब आगे की बात करें भाई, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट आगे की हम इसमें चर्चा करेंगे किसकी, स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर बनाएंगे भाई, कभी ना कभी तो बनाएंगे। अब ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइटिक बॉडी है, इसके कुछ सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है, सभी में नहीं होगा, कुछ सेल में होगा। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइटिक बॉडी। ये जो स्पोरोफाइटिक बॉडी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो कि 2n है, जो कि बेचारी डिपेंडेंट है, गैमीटोफाइट से खाना पीना ले रही है, इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है। अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, इसमें होगा जी क्या, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस इसके अंदर होता है। और रिडक्शन डिवीजन से पता है आपको क्या बन जाएंगे वहां पर, हैप्लॉइड स्पोर्स। जैसे मान लीजिए इसके अंदर ये कुछ सेल्स हो गए, तो इसमें ये मियोसिस हुआ, और मियोसिस से क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड स्पोर, एन वाले। ये रिडक्शन डिवीजन हुआ। ये क्या है भाई, यहां पर आपके सेल हो गए, सेल ऑफ स्पोरो, सॉरी स्पोरोफाइटिक बॉडी, स्पोरोफाइटिक बॉडी। ये ऊपर जो है वो डिप्लॉयड है, इसमें रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, और यहाँ पर 4 हैप्लॉइड स्पोर बन करके तैयार हो जाते हैं। फिर ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स इधर उधर फैल जाएंगे पानी की वजह से या पानी से, और वहां पर एक नई गैमीटोफाइट प्रोड्यूस कर देंगे, जर्मिनेट इनटू अ न्यू गैमीटोफाइट बॉडी, और एक नई गैमीटोफाइटिक बॉडी। अब चूंकि ये हैप्लॉइड है तो गैमीटोफाइटिक बॉडी भी हैप्लॉइड बनती है, तो यहाँ पर एक हैप्लॉइड गैमीटोफाइटिक बॉडी बन जाएगी। है कितना आसान, बड़ा सिंपल सा है। मतलब हुआ क्या है इसके अंदर, मैं अपना एक डायग्राम बना रहा हूं, इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है भाई, ये रहा मॉस, या मॉस काय को लिख रहे हो आप, तो डायरेक्ट ब्रायोफाइट लिखो। ये रहा एक ब्रायोफाइट्स, ठीक है। यहां पर मान लीजिए ये कोई दूसरा ब्रायोफाइट है। दो दो काहे बना रहे हो भाई यहाँ पर, क्योंकि अपन को वहां पर अभी फर्टिलाइजेशन कराना पड़ेगा ना। इसके अंदर ये हमने डेवलप कर दिए, क्या है भाई, ये मान लीजिए हमने डेवलप कर दिया यहाँ पर, यह है इसका मेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि ये है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। ये क्या हो गया, एंथ्रीडियम। यहां से ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा एंथेरोजॉइड्स,
एंथेरोजोइड्स जो कि कैसे हैं, जो कि बायफ्लैजिलेटेड है और मोटाइल है। ये इसने रिलीज कर दिए किसमें, पानी के अंदर, पानी के अंदर रिलीज कर दिए। वहां से ये पानी के अंदर मूव करके पहुंच जाएंगे कहां, इस आर्कीगोनियम के पास। आर्कीगोनियम जो कि क्या है, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। आर्कीगोनियम, इसके पास होता है क्या, एग। इसके पास क्या होगा, एग सेल होगा। वहां पर ये पहुंच गया, वहां पर इस एग सेल के साथ इसका हो जाएगा फ्यूजन। तो यहां पर हो जाएगा क्या, फ्यूजन, फ्यूजन बिटवीन दी एग सेल एंड एंथेरोजोइड्स। तो यहां से बन जाएगा क्या, एक डिप्लॉइड जायगोट। अब इस डिप्लॉइड जायगोट ये बन गया। अब देखो यहां तक की जो पूरी कहानी हमने बताई, ये सब कुछ जो बताया, ये सब कुछ क्या था, गैमीटोफाइटिक था। गैमीटोफाइटिक स्टेज यहां तक जो है वो चल रही थी, गैमीटोफाइटिक स्टेज चल रही थी। अब यहां से आगे की जो कहानी बढ़ेगी, ये डिप्लॉयड बन चुका है, अब इससे आगे की जो कहानी चलेगी वो चलेगी स्पोरोफाइटिक स्टेज में, यानी कि ये चालू हो गई इसकी स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल, यानी कि डिप्लॉयड वाली कहानी इसकी शुरू हो गई। अब यहां पर ये डेवलप होगा, डेवलप्ड होगा एक मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर, मल्टी सेलुलर बॉडी, मियोसिस नहीं करेगा, डेवलप हो जाएगा मल्टी सेलुलर बॉडी में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट 2n। भविष्य में कभी इसके कुछ सेल जो हैं उनके अंदर मियोसिस होगी, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होगा, और वहां पर स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर्स यानी कि ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वो बन जाएंगे। फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर के यहां पर एक नई गैमीटोफाइट बना देंगे, जर्मिनेट इनटू अ गैमीटोफाइट। क्लियर। तो ये पीला पीला जो मैंने लिखा है ये पूरा क्या है भाई, स्पोरोफाइटिक बॉडी है। स्पोर बन गए, वो जर्मिनेट हो गए, फिर से गैमीटोफाइटिक बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। आ गई बात समझ में। चलो अब बात करें इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ब्रायोफाइट्स का भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, बिल्कुल होता है भाई, ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। ब्रायोफाइट्स जनरली, हालांकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं है इनका, अपना क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, हैव लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है बट ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है वो इसका बहुत ज्यादा है। जैसे प्लांट सक्सेशन में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और बात करें अपन, ये तो एक रोल हो गया। फूड के तौर पर क्या ब्रायोफाइट्स का हम लोग फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? कुछ मॉसेस हैं जो फूड बनाते हैं हर्बेसियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके लिए। कुछ मॉसेस, सम मॉसेस provides the food for some herbaceous, जितने सभी नहीं है, कुछ herbaceous की बात कर रहा हूं मैं, for some herbaceous mammal, mammals के लिए बना देंगे, कुछ birds वगैरह जो होती हैं उनके लिए भी बन जाता है, और कुछ दूसरे एनिमल्स हैं उनके लिए भी यहां पर फूड वगैरह जो है वो बन जाता है। तो सभी मॉसेस नहीं, कुछ मॉसेस जो है वो बना देते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिखिए पीट, इस पर जरा आईएमपी लगा दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीट क्यों इंपॉर्टेंट है? पीट क्या चीज है भाई? एक स्पीसीज है मॉस में जिसको बोलते हैं स्फैगनम, स्पीसीज ऑफ स्फैगनम। अभी आपको फोटो भी दिखाए थे, स्फैगनम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये स्फैगनम क्या है? एक मॉस है, ये पीट देता है। पीट का मतलब हो गया इसको बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं भैया, कह सकते हैं इसको बहुत लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है फ्यूल के तौर पर, यूज्ड एज अ पीट। पीट मतलब फ्यूल के तौर पर, इसको जलाकर इसको सुखा लेते हैं और फिर इसको जलाते हैं। फ्यूल के तौर पर जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, सॉरी, फ्यूल के तौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है।
तो आप बस समझना कि पीट कहां से मिलेगा। पीट जो है वो अपन को मिलता है स्फेगनम मॉस से। इसके अलावा स्फेगनम पैकिंग मटेरियल में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई डेलिकेट आइटम है, कांच का कोई आइटम है, उसको ट्रांसफर करना है, तो आपने देखा होगा उसमें ढेर सारी घास वगैरह जो भर देते हैं। वो घास बेसिकली ज्यादातर केसेस में स्फेगनम होता है। उसको सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, चारों तरफ उसको घास को लगा देते हैं, और बीच में अपना जो भी कांच वाला आइटम है, डेलिकेट आइटम है जो टूट सकता है, उसको भर देते हैं, मतलब रख देते हैं, और उसको शिपमेंट कर देते हैं, भेज देते हैं जहां पर भी उसको भेजना हो। तो पैकेजिंग मटेरियल में इसका इस्तेमाल हो रहा है। पैकिंग मटेरियल, स्फेगनम मॉस जो है वो पैकिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल की जाती है। यही स्फेगनम मॉस की बात कर रहे हैं अपन। सुखा करके इसको अपन लोग यूज कर लेते हैं इन पैकेजिंग में। ठीक है, पैकेजिंग वगैरह अपन को करनी हो, कोई ट्रांसशिपमेंट करनी हो, कोई लिविंग मटेरियल हो उसको भेजना हो, ठीक है, वो कर सकता है। और इतना ही नहीं, जैसे मान लीजिए अपन इसको जैसे सुखा करके भी लगा सकते हैं और गीली भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाटर को होल्ड कर सकता है। ठीक है, आल्सो यूज्ड इन द शिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। अगर आपको कोई लिविंग मटेरियल भेजना है तो वो भी भेज सकते हो। क्यों? बिकॉज इट कैन होल्ड द वाटर, क्योंकि ये पानी को होल्ड करके रख सकता है। वो तो जो लिविंग मैटर है वो भी उसमें सुरक्षित रहेगा, वो भी उसमें क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और देखो इसमें कुछ पाइनियर स्पीसीज है इनकी, पाइनियर स्पीसीज जैसे कि मॉसेस, लाइकेन के साथ ये बेसिकली कह सकते हैं अपन, दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द रॉक। मॉसेस जो होते हैं अलोंग विद द लाइकेन, पत्थरों पर, चट्टानों पर कॉलोनाइज करने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो है ना वो यही माने जाते हैं। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है टू कॉलोनाइज ऑन द रॉक्स, जो कि चट्टानों पर रहते हैं, चट्टानों पर उगते हैं या चट्टानों पर अपनी कॉलोनी बनाते हैं। चट्टानों पर कॉलोनी बनाने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बेसिकली ये मॉसेस ही होते हैं। ये बेसिकली रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं और एक सबस्ट्रेट बनाते हैं जो सूटेबल होता है हायर प्लांट्स के लिए। यानी कि ज्यादातर क्या करते हैं, ये एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, वेदरिंग। पत्थर जो होते हैं, चट्टान जो होते हैं, उनके ऊपर ग्रो करते हैं, उनके ऊपर डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करके उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं, फिर उनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, फिजिकल रिएक्शंस होती है, उससे मिट्टी बन जाती है, और उस मिट्टी में फिर हायर प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं, दे डिकम्पोज द रॉक्स इनटू द सब्सटेंसेस बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको तोड़ देते हैं, जो कि सूटेबल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते क्या हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि मिट्टी बनाते हैं। बेसिकली ये मिट्टी में डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, उसमें ढेर सारी रिएक्शंस होती हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, इस चीज को भी अपन लोग याद रखना। और एक और चीज देखो भाई, सॉइल इरोजन में भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहां पर भी कहीं मॉसेस ग्रो कर जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, मिट्टी को होल्ड कर लेते हैं, मतलब मिट्टी के ऊपर ना एक चटाई की तरह बिछ जाते हैं। जैसे ग्राउंड में अगर आप कभी देखना जहां पर घास ना हो, जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसी ढलान वाली एरिया है जहां बिल्कुल भी घास नहीं है और एक पर बहुत सारी घास है, जब बारिश होती है तो जहां पर घास है ना वहां से मिट्टी बहुत कम जाएगी, और जहां घास नहीं वहां से मिट्टी बहुत ज्यादा बह करके जाती है, और मिट्टी का जो लॉस होता है, जो बहती है, उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। तो मॉसेस जो है वो एक डेंस मैट बना लेते हैं मिट्टी के ऊपर। मॉसेस फॉर्म द डेंस मैट ऑन द सॉइल। तो पानी का जो इंपैक्ट है वो डायरेक्ट मिट्टी पर नहीं पड़ता, यानी कि यहां पर जो रेनफॉल आती है, बारिश की बूंदें जो होती है ना, उसके इंपैक्ट को ये रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूसिंग द इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ये सॉइल इरोजन को रिड्यूस करते हैं, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। ये क्या करते हैं भाई, ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है जी, चलो अब बात करें हम लोग यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ
ब्रायोफाइट्स। ये देखो, इसको और थोड़ा देख लो बस। ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन, इसको बेसिकली दो क्लास में डिवाइड किया गया है। कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है बाबू? इसको दो क्लासेस में इसको हमने डिवाइड किया है। कौन कौन सी है वो दो क्लासेस? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। एक है लिवरबॉट और एक है मॉस। लिवरबॉट और दूसरा है क्या? मॉस। मॉस बोल सकते हो, मॉसिस बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो लिवरबॉट हो गया और आपका मॉसिस हो गया। ये दो क्लासेस हैं इसमें ब्रायोफाइट्स में, एक तरफ है लिवरबॉट और एक तरफ है मॉस। पहले लिवरबॉट की हम जरा चर्चा करें। सबसे पहले लिवरबॉट के हैबिटेट पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। हैबिटेट को लेकर के चर्चा करें, उसके स्ट्रक्चर को लेकर के चर्चा करें कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी हैबिटेट कैसी है। लिवरबॉट जो होते हैं वो मॉइस्ट और शेडेड हैबिटेट में ग्रो करते हैं। ग्रो इन दी मॉइस्ट एंड दी शेडेड हैबिटेट, मतलब जहां पर बेसिकली छांव वगैरह जो है ना वो होनी चाहिए और नमी होनी चाहिए। तो ऐसी जगह कहाँ मिलेंगी? ऐसी जगह मिलेंगी अपन को नदियों के किनारे पर, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, और जो दलदल वाले क्षेत्र होते हैं, मार्शी ग्राउंड, वहां पर देखने को मिलेंगी। सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम। बैंक का मतलब ये नहीं कि ये बैंक पैसे वाली बैंक, बैंक मतलब नदियों के किनारे, नहरों के जो किनारे होते हैं वो। इसके अलावा जैसे मार्शी ग्राउंड, दलदल वाले जो ग्राउंड होते हैं जिनमें दलदल भरी होती है, हमेशा वहां पर हो गया। जैसे आपके डैम्प सॉइल, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नमी पाई जाती है, वो हो गया। और आपके पेड़ों की जो बार्क होती है, छाल जो होती है, वो हो गए। बार्क ऑफ द ट्री, यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाते हैं, ट्री की जो बार्क होती है उसमें भी। और एंड और द डीप इन द वुड, लकड़ी के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएंगे अपन को, डीप इन दी वुड। बिल्कुल लकड़ी के अंदर भी ये अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। इनकी बॉडी की अगर बात की जाए तो इनकी बॉडी थैलॉइड होती है। बॉडी की अगर बात की जाए तो बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड बॉडी होती है इनकी, थैलस जैसी होती है। एग्जाम्पल याद करना, मर्केंचिया। एग्जाम्पल इसका जरूर लिख लेना। एग्जाम्पल क्या है? मर्केंटिया या मर्केंटिया, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो बोल सकते हो। अच्छा, इनकी जो बॉडी होती है, थैलस जो होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है और क्लोजली एप्रेस्ड होती है सबस्ट्रेट पर। बॉडी कैसी होती है? डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली एप्रेस्ड एट सबस्ट्रेटम, मतलब जिस जगह पर, जिस सबस्ट्रेटम पर ये अटैच्ड होती है वहां पर क्लोजली एप्रेस्ड होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है। इसको याद रखना। इसके एक तरह से बोल सकते हैं लीफी मेंबर जो होते हैं इनमें हल्के हल्के से पत्तियों जैसे अपेंडेजेस होते हैं, हल्के हल्के से पत्तियों जैसे अपेंडेजेस होते हैं जो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर ग्रो करते हैं इसके अंदर। खास करके जो लीफी मेंबर्स हैं उन्हीं की बात करते हैं। देखो, प्रॉपर लीफ नहीं होती है, मैं फिर से बता रहा हूं, प्रॉपर लीफ नहीं होती है। लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हैव टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ऑन दी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर। स्टेम जैसे स्ट्रक्चर पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। आ गई बात समझ में? इस चीज को याद रखना। अभी अपन लिवर बॉट ही पढ़ रहे हैं, मॉसेस के बारे में नहीं जान रहे, ठीक है? ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो आपको लिवर बॉट की बताई है। लिवर बॉट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है जरा उसको देखें अपन। रिप्रोडक्शन इन लिवर बॉट। लिवर बॉट में रिप्रोडक्शन, तो देखो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन को मिलेगा फ्रेगमेंटेशन से। किससे? फ्रेगमेंटेशन से। थैलाई जो होता है ना उसमें फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ दी थैलाई, थैलाई मतलब जो थैलस है उसमें फ्रेगमेंटेशन वो टूट सकता है। कई बार इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब आपको समझ में आ रहा होगा वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या है।
अभी डायग्राम में मैंने आपको बताया था, वो जो कप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं गैमा। गैमा, गैमा बोल सकते हो, गैमी बोल सकते हो। गैमा हालांकि जो होता है वो सिंगुलर बर्ड होता है, सिंगुलर बर्ड होता है, और एक गैमी होता है, उसको हम लोग प्लूरल बर्ड बोलते हैं। तो एक ही चीज है, गैमा बोलो या गैमी बोलो, सिंगुलर प्लूरल है बस खाली, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, गैमा। ठीक है, यहाँ पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि वो जो गैमा आपको जो बताया था कप शेप का, वो उसको गैमा वो वेजिटेटिव के लिए, मतलब एसेक्सुअल के लिए है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा यहाँ पर करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर बात कर रहे हैं हम लोग, लिवर बॉल्ट ही चल रहा है अपना, ध्यान रखिएगा। अभी मॉसेस नहीं पढ़ रहे हैं, पर अभी अपन लिवर बॉल्ट ही पढ़ रहे हैं। तो लिवर बॉल्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो सेम प्लांट पर डेवलप होंगे या सॉरी, या अलग अलग थैलस पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, आइदर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, या तो सेम प्लांट पर भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट थैलाई पर भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट प्लांट पर भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। या तो उसी प्लांट पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, याद रखना दोनों में मिल सकते हैं, यानी कि एक ही दोनों जगह, दोनों जो मेल फीमेल हैं वो एक ही प्लांट पर भी हो सकते हैं और अलग अलग प्लांट पर भी हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन यहां पर हो सकती है। यहां पर इनका जो स्पोरोफाइट है, जब रिप्रोडक्शन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जो 2n कंडीशन आएगी, जो स्पोरोफाइट वाला कंडीशन बनेगी, उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फुट, सीटा और कैप्सूल में। डिफरेंशिएटेड इनटू, याद रखना, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट, सीटा और कैप्सूल, इनका जो स्पोरोफाइटिक पार्ट बॉडी है उसको फुट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड किया जाता है। मियोसिस जब हो जाती है तो उसके बाद स्पोर्स बनते हैं और वो बेसिकली उस कैप्सूल में बनते हैं। आफ्टर द मियोसिस, मियोसिस के बाद स्पोर फॉर्मेशन होता है, और वो किस जगह पर होता है, स्पोर फॉर्मेशन अकर इन कैप्सूल, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली इस कैप्सूल वाले पार्ट में होता है, इसलिए कैप्सूल वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना लेते हैं। स्पोर जो है वो जर्मिनेट होते हैं और फॉर्म कर लेते हैं अ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट यहां पर वो बना लेते हैं। ठीक, याद रखना, इसमें जो गैमी अभी मैंने बताया था ना, उसके ऊपर एक अच्छा पॉइंट लिख लो आप, नीट के लिए बेसिकली एक नीट फोकस पॉइंट है, किसके ऊपर, गैमा या फिर हम कहें गैमी। गैमा गैमी एक ही चीज है, एक प्लूरल है एक सिंगुलर है। तो इस गैमी के ऊपर ना एक नीट फोकस पॉइंट है, स्पेशली नीट पर्पस से, कि ये जो गैमी होते हैं वो कैसे होते हैं। गैमी के बारे में बात की जाए तो देखो, सबसे पहली चीज ये ग्रीन होते हैं, ग्रीन है मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उसके अलावा ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, इस बात को ध्यान रखना, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर है, और ये एसेक्सुअल बर्ड है। कैसी बर्ड है, एसेक्सुअल बर्ड है। एसेक्सुअल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं बनता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। ये कहां पर डेवलप होते हैं, ये डेवलप होते हैं स्मॉल रिसेप्टिकल्स में, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स। स्मॉल रिसेप्टिकल में डेवलप होते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग गैमा कप। क्या कहा जाता है इनको, इनको कहा जाता है गैमा कप। स्मॉल रिसेप्टिकल्स में डेवलप होते हैं, जिनको गैमा कप के नाम से जाना जाता है। और ये कहां लोकेटेड होते हैं, थैलाई पर, लोकेटेड ऑन थैलाई। और ये थैलाई पर लोकेटेड होते हैं। आ रही है बात समझ में। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो ये गैमा कप जो है वो अपनी बॉडी से, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर के एक नई बॉडी बना सकते हैं। दीज गैमा डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, जो इनकी पेरेंट बॉडी जिस पर ये डेवलप हुए वहां से डिटैच होकर के ये फॉर्म कर सकते हैं एक न्यू इंडिविजुअल, फॉर्म
अ न्यू, अरे अ न्यू गैमीटोफाइटिक बॉडी, एक नई गैमीटोफाइटिक बॉडी यहां पर बन जाएगी जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, क्लोन होगी, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी है। अब आते हैं हम लोग मोसेस, जो दूसरी क्लास थी इसकी। ये तो लेबर बॉट की कहानी हो गई। अब हम लोग मोसेस की कहानी पढ़ते हैं जरा। सबसे पहले तो वही मोसेस का भी हैबिटेट देखें और मोसेस के अंदर बेसिकली उसकी स्ट्रक्चर वगैरह पे चर्चा करें। हालांकि वो सब एक जैसा है। इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं अपन तो डायरेक्ट। सबसे पहला पॉइंट लिखो इसमें लाइफ साइकिल को लेकर के। इस पर थोड़ा आईएमपी लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लाइफ साइकिल, मोसेस की जो लाइफ साइकिल है। पहली चीज, डोमिनेंट फेज क्या है इसमें? ब्रायोफाइट्स में, चाहे मोसेस हो कोई भी हो, डोमिनेंट फेज हमेशा क्या रहता है? गैमीटोफाइट रहता है। डोमिनेंट फेज यहां पर क्या है? डोमिनेंट फेज जो है वो गैमीटोफाइट है। लाइफ साइकिल में जो प्री डोमिनेंट स्टेज होती है वो यहां पर गैमीटोफाइट ही होती है, और उस गैमीटोफाइट में 2 स्टेज होती हैं। यहां पर भी कितनी स्टेजेस होती हैं भाई? 2 स्टेजेस यहां पर जो है वो हमें देखने के लिए मिलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट। और वो 2 स्टेजेस कौन कौन सी हैं जरा उनको देख लेते हैं अपन लोग। किस में? ध्यान से सुनिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। मोसेस में डोमिनेंट फेज गैमीटोफाइट है। उस गैमीटोफाइट में भी 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज होती है प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज कौन सी स्टेज है ये? इसको बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। ये सबसे पहली स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज जो है ना वो यही है, सबसे पहली स्टेज ये आएगी, गैमीटोफाइट में ही आएगी। ये डायरेक्टली किससे बन रहे हैं भाई? स्पोर से बन रहे हैं। ये डायरेक्टली कहां से प्रोड्यूस हुए हैं? ये डायरेक्टली प्रोड्यूस हुए हैं स्पोर से। डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पोर्स। स्पोर्स थे, स्पोर बने थे, वो जर्मिनेट हुए, तो जैसे ही स्पोर जर्मिनेट होंगे तो यहां पर प्रोटोनीमा बनेगा। ये प्रोटोनीमा ग्रीन होंगे, ब्रांच होंगे और क्रीपिंग, रेंगने वाले होंगे, जमीन पर रेंगने वाले होंगे, क्रीपिंग होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, यानी फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ये कर पाएंगे। खूब सारी जो है वो इनके अंदर आपको ब्रांचिंग देखने के लिए मिल जाएंगी, और ज्यादातर फ्लामेंटस होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लामेंटस, फ्रिक्वेंटली फ्लामेंटस, फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, यानी फिलामेंटस शेप में होते हैं। फिलामेंटस स्टेज भी अपन बोल सकते हो। फिलामेंटस स्टेज में बेसिकली ये अपन को देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी जो स्टेज होती है इसकी वो होती है लीफी स्टेज। दूसरी जो स्टेज है इसकी वो है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज ये बाबू इसकी है सेकंड स्टेज। कौन सी? लीफी स्टेज। लीफी स्टेज, ये जो प्रोटोनीमा है, ये प्रोटोनीमा जो है ना, यही प्रोटोनीमा से बनते हैं एज अ लेटरल बड की तरह। ये लीफी स्टेज डेवलप होती है कहां से? फ्रॉम दी सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है उससे डेवलप होगी एज अ लेटरल बड। इस चीज को ध्यान रखना, पहले वहां पर लेटरल बड निकलेगी, फिर उसके बाद ये लीफी स्टेज बनेगी। इस पर आईएमपी लगा देना, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। लीफ स्टेज, सेकेंड स्टेज जो है वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनेगा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये जो प्रोटोनीमा है इसी प्रोटोनीमा से बनेगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनेगा, और एज अ लेटरल बड की तरह निकलेगा। ठीक है, और इसके पास स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं। इसके पास स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स आर प्रेजेंट इन दिस सेकेंड स्टेज। ये जो सेकेंड स्टेज है इसमें स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं। ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड जो है वो इसके अंदर लीव्स होती हैं। इसके अलावा जमीन से, मिट्टी से अटैच होने के लिए इनके पास ब्रांच्ड राइजोइड होते हैं फॉर द अटैचमेंट टू द सॉइल। दे हैव, और मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर। ब्रांच्ड रूट लाइक स्ट्रक्चर इनके पास होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? राइजोइड। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? राइजोइड बोलते हैं, याद रखना, राइजोइड।
राइजोइड, याद रखना। ये जो सेकंड स्टेज है ना, इसी स्टेज पर सेक्स ऑर्गन आते हैं, फर्स्ट स्टेज पर कभी नहीं आएंगे, इसी सेकंड स्टेज पर आते हैं। दिस सेकंड स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन, यानी कि जो सेक्स ऑर्गन आते हैं ना, वो फर्स्ट स्टेज पर नहीं आते, वो हमेशा लीफी स्टेज पर आते हैं। इस सेकंड स्टेज पर ही सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होंगे। क्लियर हो गया। अब बात करें इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन की, मॉसिस के अंदर ही रिप्रोडक्शन हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन मॉसिस, मॉसिस जो है उनके अंदर रिप्रोडक्शन थे, तो इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बिल्कुल होता है, काय काय से होगा, वो वही हो सकता है बडिंग से, और हो सकता है फ्रेगमेंटेशन से। तो बडिंग और फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन इन दोनों से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, और ये होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर। इस बात को भी ध्यान रखना, ये किसमें होगा, ये होगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इस चीज को भी याद रखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बडिंग से भी हो सकता है और फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है, लेकिन होगा कब, ये होगा हमेशा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वही सेक्स ऑर्गन यहां पर बनेंगे। अब यहां पर सेक्स ऑर्गन कौन से बनते हैं, एंथ्रीडिया और आर्किगोनियम। ये कहां प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं हमेशा लीफी शूट पे, लीफ स्टेज होती है वहीं पर, उसके एपेक्स में प्रोड्यूस होते हैं। ये सेक्स ऑर्गन है। कौन कौन से है भाई सेक्स ऑर्गन, एक है एंथ्रीडियम और कौन सा था, आर्किगोनियम, यही थे। एंथ्रीडियम क्या था, मेल सेक्स ऑर्गन था, और आर्किगोनियम क्या है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्यों भाई, और ये कहां डेवलप होते हैं, ये डेवलप्ड होते हैं एट द एपेक्स ऑफ लीफी स्टेज। जो सेकंड स्टेज होते हैं लीफी स्टेज, उसके एपेक्स में, यानी लीफी शूट जो होती है ना, बेसिकली शूट लिख लो आप डायरेक्ट, लीफी शूट जो होती है ना, उसके एपेक्स पर, यानी कि उसके टर्मिनल पोर्शन पर ये डेवलप होते हैं। फिर बाद में इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पर ये एंथ्रीडियम मेल गैमीट बनाएगा, जिसको एंथ्रोजॉइड बोलेंगे। जो मोटाइल होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, वो पानी में रिलीज कर देगा, वो जाकर के इससे जुड़ेगा, इसके पास एग सेल होंगे, उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाएगा स्पोरोफाइट में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट 2n बन जाएगा। अब ये जो जाइगोट है, ये आगे भी डिप्लॉयड स्टेज, यहां से ये डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में। मियोसिस नहीं होगा इसमें, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता चुका हूं। स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है वो यहां पर बना लेगा, ये बनेगी 2n, और फिर उस स्पोरोफाइटिक बॉडी में कुछ सेल है, उसमें मियोसिस हो जाएगा। अच्छा ये भी देख लो, स्पोरोफाइटिक बॉडी अभी मैंने आपको बताया था, स्पोरोफाइटिक में भी फुट, सीटा और कैप्सूल, तीन चीजें होंगी। ये जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है, स्पोरोफाइटिक बॉडी, इसके अंदर ये तीन चीजें होती हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। और ये मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखाया है, जाकर के चेक कर लेना, इसी लेक्चर को पीछे बैकवर्ड में जाना और देखना, आपको दिखाया फुट, सीटा और कैप्सूल। और ये जो कैप्सूल है, इसी के अंदर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस से स्पोर जो होते हैं ना, वो इसी के अंदर बनते हैं। ये जो कैप्सूल है ना, इसी कैप्सूल के अंदर, सीटा और फुट के अंदर नहीं, कैप्सूल के अंदर स्पोर बनते हैं, और फिर वो स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होकर के कोई दूसरी बॉडी बना देते हैं। यानी मॉसिस के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो ज्यादा एलोबरेट है, मतलब ज्यादा एलोबरेटेड है, ज्यादा एडवांस है, किसकी तुलना में, लिवरवॉर्ट की तुलना में। द स्पोरोफाइट्स in mosses are more elaborate than the liverwort। लिवरवॉर्ट की तुलना में वो ज्यादा इलेबोरेट है।
और फिर उसके बाद स्पोर डिस्पर्सल, वो मैंने आपको बता ही दिया है। स्पोर्स बनते हैं, मियोसिस के बाद बनते हैं, फिर वो मियोसिस के बाद वो जो स्पोर्स हैं वो मूव होकर के जाएंगे। अच्छा, स्पोर डिस्पर्सल भी यहाँ पर एक अलग टाइप की मैकेनिज्म है, अलग अलग मैकेनिज्म से स्पोर डिस्पर्सल होता है, तो वो बन जाते हैं। एग्जाम्पल जरूर देखना यहाँ पर, एग्जाम्पल ऑफ मॉसिस, जैसे वहां पर तो हमने पढ़ा मर्केंशिया, लिवर वॉट में अच्छा एग्जाम्पल पढ़ लिया मर्केंशिया। यहाँ पर देख लो एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक तो फुनेरिया, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फुनेरिया, इनको तो याद ही रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है स्फेगनम, स्फेगनम ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्फेगनम। ठीक है, एक तो ये हो गया भाई अपना फुनेरिया और एक हो गया स्फेगनम। इन दोनों के मैंने फोटो भी आपको दिखा दिए, डायग्राम भी आपको दिखा दिए, वो भी एनसीईआरटी वाले। और एक और लिख लो पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम एक ही ये है, एक ये है आपका, तो फुनेरिया, स्फेगनम और पॉलीट्राइकम। आ गई बात समझ में? इन सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली ये माना जाता है। इसमें ना मैं आपको एक बेसिक टेबल बना करके ही बता देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। लिबरबॉट और मॉस के लिए प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड बनाऊंगा, एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से। अरे एनसीईआरटी बेस्ड टेबल किसके लिए है ये? लिबरबॉट वर्सेस मॉस। अरे 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 बाबू, लिबरबॉट वर्सेस मॉसिस, लिबरबॉट और मॉसिस के बीच की अपन बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड टेबल होगी प्रॉपर। कॉलम बना लीजिएगा, एक कॉलम में तो लिख लीजिए फीचर्स, एक कॉलम में लिख लीजिए आप लिबरबॉट, और एक कॉलम में लिख लीजिए आप मॉसिस। ये दो हैं, फीचर, लिबरबॉट और मॉसिस। सबसे पहला तो आप एग्जाम्पल ही लिख लो, सबसे बेस्ट तो एग्जाम्पल ही आपको सबसे पहले तो रटे होने चाहिए। इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मर्केंशिया। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है इसमें बाबू? मर्केंशिया है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। और इसमें तीन मैंने आपको बता दिया, फुनेरिया, स्फेगनम और पॉलीट्राइकम, ये तीन इसके अंदर लिख लो। फुनेरिया, स्फेगनम, सॉरी स्फेगनम और पॉलीट्राइकम, वही एग्जाम्पल जो अभी मैंने पीछे लिखाए थे। पहले तो ये एग्जाम्पल ही लिख डालो, फिर उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट यहां पर बॉडी की। प्लांट बॉडी, किसकी बॉडी कैसी है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। लिबरबॉट जो है उसकी बॉडी है थैलॉइड डॉर्सी वेंट्रल, इसकी बॉडी कैसी है? थैलॉइड है, और थैलॉइड में कैसी है? डॉर्सी वेंट्रल है, ध्यान रखना, थैलॉइड है और डॉर्सी वेंट्रल है। वही मॉसिस में जो बॉडी है वो लीफी है, कैसी है? लीफी है, ध्यान रखिएगा, लीफी बॉडी यहां नहीं, यहां पर थैलॉइड और डॉर्सी वेंट्रल है, वहां पर लीफी है, जो कि लीफी अपराइट है और स्पाइरली अरेंज लीफ है, अपराइट, और उसमें मिलेंगी अपन को स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, अपराइट और स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स जो है उसमें मिलेंगे। और देखो भाई तीसरी चीज राइजोइड के बारे में देखो, इसमें राइजोइड, दोनों में राइजोइड का क्या चक्कर है? राइजोइड की अगर हम बात करें तो ज्यादातर इसके अंदर जो राइजोइड मिलेंगे लिबरबॉट में वो यूनिसेलुलर मिलेंगे। मैं सभी नहीं बोल रहा हूं, मैं मोस्टली बोल रहा हूं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन मोस्टली एग्जाम के हिसाब से बात करें तो लिबरबॉट जो होता है जैसे मर्चेंटिया, उसके अंदर यूनिसेलुलर अपन को राइजोइड मिलेंगे, मोस्टली मोस्टली ऐसे मिलेंगे। यहां पर मल्टी सेलुलर होंगे और ब्रांच होंगे, यहां पर आपको मिलेंगे मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड, यहां पर मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड जो है वो हमको देखने के लिए मिलेंगे, मल्टी सेलुलर होंगे और ब्रांच्ड होंगे। और देखो भाई प्रोटोनीमा स्टेज, प्रोटोनीमा स्टेज, इस पर लगा दो आईएमपी बॉस। प्रोटोनीमा स्टेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज,
प्रोटोनीमा स्टेज केवल और केवल आपको यहां मॉसेस में मिलेगी, इनके अंदर कोई ऐसी कोई स्टेज नहीं होती। इनमें जैसे मैंने यहां पर बताया, यहां पर दो स्टेज होती है, पहली फर्स्ट स्टेज होगी प्रोटोनीमा होगी, उसके बाद लीफी स्टेज होगी, यहां पर प्रेजेंट होती है, और वो फर्स्ट स्टेज होती है जिसको हम लोग जुवेनाइल स्टेज भी बोलेंगे, जुवेनाइल स्टेज यानी कि उसका बचपन जवानी। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आती है लीफी स्टेज, जिसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। स्पोरोफाइट की हम बात करें नेक्स्ट, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट देखो भाई, लिवरवॉर्ट जो है उसके अंदर स्पोरोफाइट सिंपल है, फुट सीटा कैप्सूल, सिंपल है, फुट सीटा और कैप्सूल, ठीक है। यहां पर स्पोरोफाइट थोड़ा सा इलेबोरेट है, हालांकि यहां पर भी फुट सीटा कैप्सूल है, लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेट है, इलेबोरेट है। यहां पर भी अपन को मिलेंगे फुट सीटा एंड कैप्सूल। क्लियर? ये चीजें जो है वो आप लोग याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डायग्राम जो मैंने आपको लिखाए हैं, ये डायग्राम आप थोड़ा सा जरूर देख लेना, ये डायग्राम यहाँ पर बहुत कम है। और ये गैमा कप का मैंने बताया, गैमा कप आपको मर्केंशिया में मिल जाते हैं, ठीक है जी, याद रखना। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट क्या होता है एक मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो। स्पोरोफाइट एक में सिंपल है और एक में स्पोरोफाइट जो है वो इलेबोरेट है, ठीक है। हाँ, और एक और चीज लिख लो, स्पोर डिस्पर्सल, स्पोर डिस्पर्सल, ठीक है। हालांकि ये सब चीजें लिखने की जरूरत वैसे नहीं है, एक में सिंपल एक में इलेबोरेट, ऐसे लिखो। ऐसे ही स्पोर डिस्पर्सल की हम बात करें तो यहां पर स्पोर डिस्पर्सल एकदम सिंपल होता है, और यहां पर स्पोर डिस्पर्सल थोड़ा सा इलेबोरेट टाइप का होता है। ये है इसमें, बस आ गई होगी आपको सारी बातें समझ में। मेरे हिसाब से इसमें अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूं प्रॉपर नीट के लिए, प्रॉपर नीट के लिए आप लिख लेना इसको, प्रॉपर नीट फोकस पर। जैसे एक एग्जांपल है मर्केंशिया का, इसके बारे में आप ना 3-4 चीजें याद रखो, बिल्कुल नीट फोकस आईएमपी पॉइंट है मर्केंशिया के बारे में। पहली चीज, मर्केंशिया है क्या चीज? ये एक लिवर वॉर्ट है, ठीक है, और ये एक डायोसियस है। डायोसियस, डायोसियस समझते हो, जहां पर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पर होते हैं। और यहां पर आपको गैमा कप भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये 3 चीजें याद रखो। डायोसियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट या डिफरेंट थैलाई, अलग अलग पर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं डायोसियस। एक ही पर प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं मोनोसियस। एक लिखो इसमें फुनेरिया, फुनेरिया इसके कॉमन नेम पर क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग रोप मॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोप मॉस। और नाम में लगाइए तो ये फुनेरिया काय में आता है? मॉसेस में आता है। एक है आपका स्फैगनम, स्फैगनम को हम लोग बोलते हैं पीट मॉस, इससे भी क्वेश्चन आता है पीट मॉस। क्या बोलते हैं इसको? पीट मॉस, ध्यान रखना। पीट मॉस के अलावा इसको हम लोग बॉग मॉस भी बोल सकते हैं, पीट मॉस भी बोल सकते हो, बॉग मॉस भी बोल सकते हैं। एक है आपका यहां पर पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, इसके भी कॉमन नेम पर क्वेश्चन आता है। पॉलीट्राइकम को हम लोग बोलते हैं हेयर कैप मॉस, हेयर कैप मॉस, पॉलीट्राइकम को हेयर कैप मॉस बोलते हैं। एक और लिखो इसमें रिक्सिया, रिक्सिया क्या है? रिक्सिया एक लिवर वॉर्ट है, ध्यान रखना, ये लिवर वॉर्ट का एग्जाम्पल है। तो रिक्सिया हो गया और एक मर्केंशिया हो गया। तो रिक्सिया और मर्केंशिया ये 2 लिवर वॉर्ट में है, बाकी का फुनेरिया, स्फैगनम और पॉलीट्राइकम, ये तीनों जो है वो आपके किस में आते हैं? क्लियर हो गया भाई? इसमें किसी को कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है neetbiology.com, वहां पर आप जाकर के विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको इसके प्रॉपर सिस्टमेटिक नोट्स बायलिंगुअल लैंग्वेज में मिल जाएंगे, और यही लेक्चर आपको वहां पर भी मिल जाएगा।
तो आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आज का प्रॉपर नोट्स या प्रॉपर लेक्चर कहाँ मिलेंगे। इसके अलावा आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको PDF वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, आगे भी और नए नए लेक्चर आते रहेंगे। तो बोलते हैं ना लास्ट में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना, अपने जो और दोस्त हैं उनके ग्रुप में उनको शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।